इतिहास में ना कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं खींचते, बल्कि लोगों के दिलों और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत पर भी लकीरें खींच जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक फैसले की। 1905 का बंगाल विभाजन, एक ऐसा कदम जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं। 78.5 मिलियन, जी हाँ, 7.5 करोड़ से भी ज्यादा। 20वीं सदी की शुरुआत में ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी की आबादी। अब अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा नंबर है। उस वक्त ये पूरे फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा था। और ये देखिए, ये था वो विशाल इलाका। आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सब मिलाकर बनता था एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा सूबा। और ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब एक प्रांत नहीं था। अरे ये तो भारतीय राष्ट्रवाद का, इंडियन नेशनलिज्म का धड़कता हुआ दिल था। आजादी की सबसे मजबूत आवाज यहीं से उठ रही थी। तो जाहिर है इतना बड़ा और पॉलिटिकली एक्टिव इलाका ब्रिटिश राज के लिए एक सरदर्द तो बन ही रहा था। अंग्रेजों ने कहा, भाई ये प्रांत इतना बड़ा है कि इसे संभालना मुश्किल हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल पा रहा। पर क्या सच में यही वजह थी, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? और यही एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की, भारत के वाइसरॉय। कर्जन जाने तो जाते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य के पक्के समर्थक भी थे। तो उन्होंने एक ऐसा दांव चला जो ऊपर से तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लग रहा था, पर असल में इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश थे। इसी को कहते हैं कर्जन का डबल गेम। तो चलिए इस डबल गेम को थोड़ा और समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ ऑफिशियल रीजन, यानी दुनिया को दिखाने वाला कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब प्रशासन बेहतर करने के लिए ये जरूरी है। और दूसरी तरफ असली कारण, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। राष्ट्रवादियों ने इसे तुरंत पकड़ लिया। उन्हें पता था कि यह भारत की एकता पर सीधा हमला है। तो ये बांटो और राज करो की पूरी स्ट्रैटेजी थी क्या? देखिए, सबसे पहला मकसद था भारतीय राष्ट्रवाद का जो गढ़ था बंगाल, उसे कमजोर कर दो। दूसरा, जो बंगाली बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते थे, उनका असर कम करो। और सबसे खतरनाक चाल, बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दो। एक हिंदू मेजॉरिटी वाला वेस्ट बंगाल और एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला ईस्ट बंगाल। अंग्रेजों ने तो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम समुदाय को यह तक कहा कि नए प्रांत में उन्हें बेहतर मौके मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी। ये साफ साफ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच जहर घोलने की कोशिश थी। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने ऐलान कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को ऑफिशियली बांट दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों ने इतना जबरदस्त विरोध किया, इतना विरोध किया कि 1911 में अंग्रेजों को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इस फैसले ने ना जैसे सोए हुए देश में एक चिंगारी लगा दी हो। पूरा देश जाग उठा। इसका जो रिएक्शन था वो तुरंत और बहुत जबरदस्त था। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक नया चैप्टर था। अब विरोध सिर्फ कुछ नेताओं का नहीं था, बल्कि हर गली, हर मोहल्ले, हर इंसान का था। और इस विरोध का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा स्वदेशी आंदोलन। जैसा कि कहा जाता है, यह सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक पावरफुल सिंबल था। सीधा मतलब था अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, अंग्रेजों की जेब पर चोट करो और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाओ। तो ये स्वदेशी आंदोलन था क्या? लोग कर क्या रहे थे? सबसे पहले तो ब्रिटिश सामानों का बॉयकॉट। कपड़ा, नमक, चीनी, जो कुछ भी ब्रिटेन से आता था सब बंद। इसकी जगह अपने देश में बनी चीजों को अपनाना शुरू किया। यही तो है स्वदेशी। इतना ही नहीं, ब्रिटिश कंट्रोल वाले स्कूलों कॉलेजों को छोड़कर नेशनल स्कूल और कॉलेज खोले गए। और जो दुकानें विदेशी सामान बेचती थीं, उनके बाहर धरने दिए जाने लगे। मतलब अंग्रेजों पर हर तरफ से हमला। और ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं थी। ये देखिए इन तस्वीरों को। सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया था प्रोटेस्ट का। और इस आंदोलन की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसमें समाज का हर तबका शामिल था। छात्र, औरत, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सच में एक जन आंदोलन था। तो एक तरफ तो स्वदेशी आंदोलन लोगों को जोड़ रहा था, पर दूसरी तरफ इस विभाजन ने भारतीय राजनीति में ऐसी दरारें डाल दी जो शायद आज तक नहीं भर पाई हैं। चलिए इसके पॉलिटिकल फॉलआउट पर नजर डालते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये एक के बाद एक हुए धमाके जैसा है। 1905 बंगाल का विभाजन होता है। ठीक अगले साल 1906 ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है। और उसके ठीक अगले साल 1907 सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। सोचिए, एक फैसले ने पूरे देश का पॉलिटिकल मैप बदल कर रख दिया। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या थी? देखिए, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो भारत में मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को बचाने के लिए बनाई गई थी। और इसने शुरू में बंगाल विभाजन का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के इस वादे पर भरोसा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले पूर्वी बंगाल में उनके समुदाय को ज्यादा मौके मिलेंगे। साफ है, इसका बनना उस कम्युनल एटमॉस्फेयर का सीधा नतीजा था जो विभाजन ने पैदा किया था। और कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर भी भूचाल आ गया। 1907 का सूरत स्प्लिट। पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई।
एक तरफ थे नरम दल या मॉडरेट्स, जिन्हें लीड कर रहे थे जीके गोखले। इनका मानना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से धीरे धीरे सुधार लाएंगे। और दूसरी तरफ थे गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट्स, जिनके नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इनकी सीधी मांग थी स्वराज यानी सेल्फ रूल, और ये बॉयकॉट जैसे डायरेक्ट एक्शन के पक्ष में थे। बंगाल विभाजन के मुद्दे ने इन दोनों के बीच की खाई को इतना बढ़ा दिया कि पार्टी ही टूट गई। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, विभाजन की गूंज। हाँ, 1911 में विभाजन रद्द तो हो गया, अंग्रेजों ने नक्शे पे खींची लकीर मिटा दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिलों में खिंच चुकी लकीरों को मिटाना इतना आसान होता है? इसकी जो लेगेसी थी वो बहुत गहरी और परमानेंट साबित हुई। जी हां, 1911 में लोगों के लगातार और जबरदस्त विरोध के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। ये लोगों की एक मास मूवमेंट की बहुत बड़ी जीत थी। इसने ये साबित कर दिया कि एकजुट होकर आम लोग भी सबसे ताकतवर हुकूमत को झुका सकते हैं। लेकिन यह जीत अधूरी थी, क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल डैमेज जो होना था वो तो हो चुका था। और यही है वो लेगेसी जिसे बदला नहीं जा सका। इसने क्या किया? सबसे पहले तो इसने कम्युनल डिवीजन को यानी सांप्रदायिक बंटवारे को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। दूसरा, इसने मुस्लिम लीग जैसी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी को और मजबूत कर दिया। और तीसरा और सबसे भयानक, इसने 1947 के भारत विभाजन का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। एक खतरनाक मिसाल कायम हो गई कि धर्म के आधार पर भी लकीरें खींची जा सकती हैं। हाँ, इसका एक पॉजिटिव साइड भी था। इसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया, एक मास मूवमेंट बना दिया। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, 1905 का विभाजन कागज पर तो खत्म हो गया, पर क्या उसके नतीजे, उसका असर कभी खत्म हो पाया? इस सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास में लिया गया एक फैसला आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का मुकद्दर लिख देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।